वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज के सेशन में हम 22 टू 28 जुलाई वीक के करंट अफेयर्स को MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस लर्न टुगेदर। सो राष्ट्रपति भवन हैज ऑफिशियली रीनेम्ड द आइकॉनिक दरबार हॉल एज गणतंत्र मंडपम। तो राष्ट्रपति भवन के दो आइकॉनिक हॉल्स हैं, दरबार हॉल एंड अशोका हॉल। दरबार हॉल को रीनेम किया गया है एज गणतंत्र मंडपम एंड अशोका हॉल को रीनेम किया गया है एज अशोक मंडपम। तो ये दोनों हॉल्स का हमें ध्यान रखना है कि इनका रीनेम कैसे हुआ है। और उसके बाद अगर हम अमृत उद्यान की बात करें तो कुछ महीने पहले इसको मुगल गार्डन्स भी कहा जाता था। तो मुगल गार्डन्स को कुछ महीने पहले रीनेम किया गया था एज अमृत उद्यान। तो ये तीनों हॉल्स एंड एक गार्डन को हमें याद रखना है। इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल चेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन 20th जुलाई। ये डे होल्ड्स स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द चेस वर्ल्ड as it commemorates the founding of International Chess Federation on July 20, 1924 in Paris, France। तो इसी दिन जुलाई 20, 1924 में फाउंड हुआ था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे फाइट भी कहा जाता है। तो आपको फाइट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, पेरिस फ्रांस में इसकी फाउंडिंग हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखना है, कहाँ है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ साथ हमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल मून डे जो कि जुलाई 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मून डे जुलाई 20 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन फर्स्ट टाइम 1969 में 20th जुलाई 1969 में फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून पे एज पार्ट ऑफ अपोलो 11 मिशन। तो अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बस एल्ड्रिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहां पे गए थे और उन्होंने मून पे लैंड किया था 1969 में। देन पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो कि 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज 22 जुलाई की डेट भी ऐसी ही है 2207, और पाई की वैल्यू भी हम लेते हैं 22/7। तो इस दिन को पाई अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेशनल मैंगो डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 जुलाई को। देन हैप्पी फ्लैग डे, सो ये 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 22 जुलाई को जो हमारी संविधानिक असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था इन 1947। तो हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 1947 में। देन कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी दिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर थी वो खत्म हुई थी। इस दिन 26 जुलाई 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर खत्म हुई थी, जहां पे ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। और कहाँ पे हुआ था? कारगिल में। तो इसीलिए इसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। तो ये सारे हमें डेट्स याद होने चाहिए। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इनको। इंटरनेशनल मून डे 20th जुलाई, पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 जुलाई, नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई, फ्लैग डे 22 जुलाई एंड कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट डेज है जो हमें याद रखने हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा स्कीम 2024 फॉर लेबरर्स? तो कौन सी स्टेट ने श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की है लेबरर्स के लिए? तो ये लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट ने। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे गुजरात की CM। तो ये स्कीम प्रोवाइड करेगी टेम्पररी प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग विद बेसिक अमेनिटीज टू रजिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। और जो भी वर्कर्स लेबरर्स होंगे उनको सिर्फ 5 रुपया एक दिन का पे करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। तो एक दिन का सिर्फ 5 रुपया पे करना पड़ेगा टू स्टे इन द ड्वेलिंग सेंटर फॉर अ डे। Who has been recently appointed as India's next ambassador to the United States of America? तो किनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर? तो ये है मोहन विजय क्वात्रा। तो विनय क्वात्रा जी को यूएस का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया है हमारे इंडिया ने। इसी के साथ साथ हमें बाकी 2 अपॉइंटमेंट्स का पता भी होना चाहिए। संजीव कृष्णन, इनको री इलेक्ट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये एक MNC है। देन कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन, इनको फेडरल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। फेडरल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन, KV सुब्रमण्यन। Which state launched a unique program Rajiv Gandhi
सिविल्स अभ्यास्तम। तो कौन सी स्टेट ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यास्तम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये रहे तेलंगाना के सीएम। और इस स्कीम में जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तो हमें पता है जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और उनको मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, उनको 1 लाख तक का प्रेपरेशन करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कैंडिडेट होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1 लाख रुपए तक की, जो कि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे एंड मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जिनकी एनुअल इनकम है 8 लाख से कम। पीएम मोदी इनोग्रेटेड द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इस बार इंडिया में हो रहा है फ्रॉम 21 जुलाई टू 31 जुलाई। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हो रही है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनोग्रेट किया इन न्यू दिल्ली, भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है, और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो 1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को दिया जाएगा फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन, पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ। तो इसी के साथ साथ इंडिया में 43rd साइट भी डेजिग्नेट हुई है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इससे पहले इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, बट जो अभी मीटिंग चल रही है उसमें 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है मोइदम्स ऑफ असम। मोइदम्स ऑफ असम, द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, जिसको मोइदम्स ऑफ असम कहा जाता है, ये इंक्लूड हुई है इन द कल्चरल कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में टोटल 43 अब साइट्स हो गई हैं। इससे पहले 42 थी, अब 43 हो गई हैं, जिसमें से 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। 1 इज मिक्स्ड कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, 7 है नेचुरल एंड 35 है कल्चरल। तो इसको हमने ऑलरेडी एक सेपरेट क्लास में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल दी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी 43rd हमें याद रखनी है, मोइदम्स ऑफ असम। Which player secured the All India Football Federation Men's Player of the Year Award 2023-24? तो कौन से प्लेयर ने मेंस प्लेयर का अवार्ड जीता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से? तो ये है ललियनजुला चांगटे। ये मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते हैं, ये मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते हैं ललियनजुला चांगटे। और वुमेन्स कैटेगरी में मिला है इंदुमती काथिरेसन को। इंदुमती काथिरेसन को एआईएफएफ वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। Leander Pace and Vijay Amritraj became the first Indian and first Asian men's tennis players। तो ये पहले इंडियन बने और पहले ही एशियन बने हैं टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि ऑनर करता है प्लेयर्स एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इंडिया इसी के साथ साथ 28th कंट्री बना। इंडिया बना 28th कंट्री जिनके प्लेयर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया गया। लिएंडर पेस को प्लेयर कैटेगरी में इंडक्ट किया गया एंड विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में इंडक्ट किया। तो दोनों नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। इंडियन आर्मी सेट टू टेक पार्ट इन 21st एक्सरसाइज खानक्वेस्ट 2024 टू बी हेल्ड इन। तो इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज खानक्वेस्ट, जो कि होगी मंगोलिया उल्बंतार में। तो ये प्लेस का नाम याद रखना है, 5 स्टार देना इसको। मंगोलिया उल्बंतार में ये एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज खानक्वेस्ट। इंडिया रैंक इन दी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इज। तो इंडिया की रैंक क्या है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में? लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 84th एंड इस साल इंडिया की रैंक है 82nd। तो 2 प्लेसेस हमने अप किया है, लास्ट ईयर थी 84th एंड इस साल है 82nd। और इसी के साथ साथ इंडिया 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है। तो इंडियंस 58 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हैं। और सिंगापुर ने डिस्प्लेस किया जापान को। तो लास्ट ईयर जापान टॉप पे था, जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट था, अब सिंगापुर ने टेक ओवर कर लिया एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल
पासपोर्ट, और इसको रिलीज करता है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स की फर्म। Which Indian player awarded prestigious Olympic order by International Olympic Committee? तो कौन से इंडियन प्लेयर को मिला है ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? और ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। तो अभिनव बिंद्रा हमें पता है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स चाइना में हुए थे, वहां पे इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और ये अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में, और ये हाईएस्ट अवार्ड है फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्लेयर्स को ही दिया जाता है, इससे पहले ये अवार्ड इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है। इंदिरा गांधी, नेल्सन मंडेला, बिकॉज इनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे टू द ओलंपिक मूवमेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उन्होंने अटेंड किया एशियान इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन, तो एशियन इस साल की चेयर है लाओस, तो वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुई लाओस वियांसिया ने। तो लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि करंट चेयरमैन है एशियन का, इज होस्टिंग द एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ईस्ट एशिया समिट एंड इंडियन एशियन मीटिंग। तो इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, बट हम एशियन कंट्रीज के साथ कॉपरेट करती हैं टू एशियन इंडिया मीटिंग। इंडिया एशियन मीटिंग होती है हर साल, उससे हम एशियन कंट्रीज के साथ कॉपरेट करते हैं। अगर हम एशियन की बात करें तो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी 5 कंट्रीज ने। तो 5 कंट्रीज ने मिलके बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की थी 1967 में, जिससे बना था एशियन। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पे 10 मेंबर्स है, और इसका सेक्रेटेरिएट याद रखना है जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो एशियन का सेक्रेटेरिएट है जकार्ता इंडोनेशिया में। लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया में थी, और जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20th इंडिया एशियन समिट भी अटेंड किया था। इस साल इसकी प्रेसिडेंसी है लाओस के पास, एंड नेक्स्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी होगी मलेशिया के पास। और एक ईस्ट एशिया समिट होता है एनुअल इवेंट, जिसमें टोटल 18 कंट्रीज है, ये भी याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। एशियन कंट्रीज हो गई 10, एंड इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एशियन की 10 कंट्रीज। सो ये रही एशियन की 10 कंट्रीज: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनई। तो इसके लिए हमने एक मैजिक ट्रिक बनाई है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो ये मैजिक ट्रिक है, इससे आप एशियन की सारी कंट्रीज का पता लगा सकते हैं। टीवी क्लिप ऑफ MBBS, फॉर एग्जांपल T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, M फॉर म्यांमार, B फॉर बर्मा, B फॉर ब्रुनई एंड S फॉर सिंगापुर। सो दीज आर द 10 कंट्रीज ऑफ एशियन। तो हमें सारी कंट्रीज याद रखनी है, इस मैजिक ट्रिक से आपको सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर्स MCQ सेशन। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।